स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना बाकी है। देश के अंदर एक बड़ी आबादी है जो कि आज भी सिंपल मेडिसिन को शायद अफोर्ड नहीं कर सकती। जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट होते हैं कई अस्पतालों में वो नहीं करा सकते। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ समय पर यहाँ पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इसको जारी करती है। और ये वाला जो लिस्ट है दोस्तों, ये 7 साल बाद आया है। ये आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स अपडेटेड, न्यू डायबिटीज एंटी कैंसर ड्रग्स एडेड। तो इसको डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या, पहले कब से इसको लाया गया, क्यों ये इतना जरूरी होता है और इस बार के लिस्ट में क्या खास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप वीकेंड बैच लेना चाहते हैं सिर्फ सैटरडे और संडे, जहां पर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली ये बैच बनाया गया है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ताकि ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाए। इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपके मेंस एग्जाम के लिए आपको पता है कि अभी ये चल रहा है मेंस एग्जाम, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रीलिम्स है उसके लिए कई सारे फीचर्स होते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक मेंटर भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज और अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली यहां पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 इसको जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि 7 साल के बाद, जी हां 7 ईयर्स के बाद फाइनली ये लिस्ट वापस से नई लिस्ट जारी की गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एक कमेटी बनाया था 2018 में, उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि ये जो लिस्ट है जो कि 2015 में आई थी उसको आप वापस से रिवाइज करिए। फाइनली जाकर आप कह सकते हैं ये जो लिस्ट है वो रिवाइज हो चुकी है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर के मेडिसिन हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो डायबिटीज़ के ड्रग्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और भी कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि पेटेंट ड्रग्स थे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेटेंट मतलब क्या है कि कोई कंपनी है, आपको पता है कि अगर उसने रिसर्च किया है और उसके बाद कोई ड्रग बनाया है किसी डिजीज के लिए, तो वो क्या करती है, पेटेंट लेती रहती है ताकि अगले 20 साल तक और कोई उसके मेडिसिन को कॉपी ना कर सके। और जरूरी भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 4 ऐसे ड्रग्स हैं जो कि पेटेंट थे उनको भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया। और ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो एक टसल हो सकता है। अब देखना होगा आगे क्या होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा किया गया है। खैर, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक प्रकार का लिस्ट होता है, एक सूची होती है जिसमें मेडिसिन के नाम लिखे होते हैं कि जो एसेंशियल मेडिसिन है हमारे देश के लिए, जो जरूरी है, हमारे कॉमन पीपल के लिए जरूरी है, देश के अंदर प्रायोरिटी हेल्थ केयर को एड्रेस करने के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है शायद उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार एक लिस्ट जारी करती है ताकि वो मेडिसिन एटलीस्ट अफोर्डेबल हो सके। अब जाहिर सी बात है, सारे मेडिसिन को तो इंक्लूड नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मेडिसिन जो कि जिसके बिना शायद काम नहीं चल सकता और जो आम आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है वो इसको शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी वजह से इसको यहां पर इंक्लूड किया जाता है। और समय समय पर यहां पर यह भी देखा जाता है कि क्या उससे कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है उससे कोई डिजीज ठीक हो सकती है कि नहीं। एट द सेम टाइम वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन यहां पर जो लिस्ट है उसमें जेनरिक मेडिसिन कई बार ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जेनरिक मेडिसिन आपको पता होगा कि वो ब्रांडेड नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोसिन देखें तो ये ब्रांडेड मेडिसिन है, लेकिन पैरासीटामोल तो क्या है, ये तो एक फॉर्मूला है, ये अनब्रांडेड है, राइट। तो ये जेनरिक मेडिसिन हो गया। तो इसको आप कह सकते हो कि यहां पर सरकार इंक्लूड कर सकती है और इसको प्राइस को कंट्रोल में रख सकती है। डिपेंड करता है कि क्या मार्केट में पैरासीटामोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है इसके प्राइस को, क्योंकि ये तो डे टू डे बेसिस पर आपको पता ही है काफी ज्यादा जरूरत पड़ता रहता है। नॉर्मल फीवर भी हो गया तो भी पैरासीटामोल चाहिए, लेकिन यहां पर जो क्रोसिन होता है ये ब्रांडेड होता है, उसमें भी पैरासीटामोल होता है लेकिन ये ब्रांडेड होता है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर इस लिस्ट के अंदर आपको जेनरिक मेडिसिन काफी हद तक देखने को मिलेंगे, एंड लिस्ट यूजुअली इंक्लूड्स मेडिसिन दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स हेल्थ केयर प्रोग्राम। आपको पता है कि सरकार कई प्रकार के हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाती है, राइट।
और जाहिर सी बात है कि अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है, तो यहाँ पर जो मेडिसिन होने चाहिए, उसके जो कॉस्ट होने चाहिए वो कम होने चाहिए। और इसी की वजह से जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 2022 का ये जो नया लिस्ट आया है, इसमें सरकार ने जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए जो मेडिसिन की आवश्यकता है, जो ड्रग की आवश्यकता है, जिसका नाम है बेडेक्विलिन, इसको भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो लिस्ट है एक प्रकार से प्रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली बार ये लिस्ट कब आया और कब कब इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों के द्वारा एक प्रिंसिपल्स निकाला गया था। बेस्ड ऑन दोज प्रिंसिपल्स भारत ने पहली बार जो ये लिस्ट है वो जारी किया था 1996 में, ताकि जो मेडिसिन के प्राइस हैं उसको कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद लगभग 4 बार ये आपका रिवाइज किया जा चुका है, मॉडिफाई किया जा चुका है। 2003 में, फिर 2011, फिर 2015, और जैसा मैंने बताया 7 साल के बाद अब 2022 में इसको वापस से रिवाइज किया गया है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो रिवीजन होता है, यहां पर मान लो कोई लिस्ट है, अब 2015 में जो लिस्ट था उसमें से कुछ मेडिसिन को सरकार हटा देगी और कुछ नए मेडिसिन को यहां पर ऐड कर देगी, तो किस बेसिस पर यह किया जाता है, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली यहां पर यह बताया जाता है कि देश के अंदर जो डिजीज का प्रोफाइल है वो किस प्रकार से चेंज हुआ है। हो सकता है कि पहले पोलियो के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता होगा, लेकिन अब यहां पर पोलियो एलिमिनेट हो गया तो शायद उसको हमें ध्यान देने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं, हाँ उसके ऊपर निगरानी रखनी है लेकिन उतनी जरूरत नहीं होगी। तो वो जो चेंजिंग प्रोफाइल है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। फर्दर ये देखा जाता है कि मार्केट में क्या कोई नया ड्रग्स आया है कि नहीं आया है, और आया है तो क्या उसकी वजह से बाकी ड्रग्स के प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट हुआ है। मान लो अगर कोई ड्रग का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया है डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो उससे क्या होगा, सरकार को इसके लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है जब ऑलरेडी वो कम हो चुका है। इसके अलावा यहां पर क्या कोई ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से कोई रिस्क फैक्टर है या फिर उसकी वजह से सेहत को नुकसान हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि क्या इसको इंक्लूड करना है कि नहीं। और इसके अलावा न्यूअर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या क्या कहते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर यहां पर ये जो लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस आपको यहां पर ध्यान रखना है वो यही है कि मेन मकसद है मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं वो अफोर्डेबल कैसे हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि मान लो ये जो लिस्ट है वो सरकार ने जारी कर दिया, लेकिन इसको अफोर्डेबल कैसे बनाया जाएगा। देखो सिंपल सा चीज है, जो ड्रग्स मेडिसिन इस लिस्ट के अंदर होंगे उसके प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा एक अथॉरिटी के द्वारा, एक ऑर्डर के द्वारा, जो कि आप जानते हो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये ऑर्डर पास किया जाता है जिसके माध्यम से ये जो भी मेडिसिन हैं इस लिस्ट के अंदर उसका प्राइस तय कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार तय करती है कि क्या इसका प्राइस होगा। यहां पर एक बार इसको इंक्लूड कर दिया गया एक बार इस लिस्ट के अंदर, तो वो जो प्राइस है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी। यहां पर जो कंपनीज हैं वो उसका दाम खुद से चेंज नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि एक बार कोई मेडिसिन इस लिस्ट के अंदर आ गई तो ऑटोमेटिकली उसकी जो जिम्मेदारी है प्राइस की वो आपका सरकार ही तय कर सकती है, कंपनीज तय नहीं कर सकती हैं। भले ही वो मेडिसिन वो कंपनी बना रही हो, लेकिन उससे ज्यादा दाम में वो कंपनी नहीं बेच सकती। इसके अलावा आप देख सकते हो जो अथॉरिटी होती है जो तय करती है उसका नाम ध्यान रखिएगा NPPA, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसका प्राइस क्या होगा, इस मेडिसिन का प्राइस क्या होगा, ये लोग तय करते हैं। हाँ, यह है कि प्राइसेस को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि मान लो कोई ड्रग है जिसका कॉस्ट 75 रुपीज़ है, NELM जो नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी है उन्होंने तय कर दिया कि इस ड्रग का दाम 75 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, कंपनी इसको 70 कर सकती है, 60 कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एवरी ईयर, और ऑब्वियस सी बात है कि मान लो कंपनी ये भी कह सकती है कि तो 2 साल हो चुके हैं इस प्राइस को तय किए, हम क्यों नहीं इसका दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता है देश के अंदर। तो इसको ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए समय समय पर हर साल यहाँ पर उसके दाम भी बढ़ाए जाते हैं। हो सकता है 75 से अगले साल यहाँ पर उसको 78 कर दिया जाए, 80 कर दिया जाए, डिपेंड करता है किस तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, उसके हिसाब से वो भी बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ कि 2022 के लिस्ट में क्या हुआ है, क्या चीज़ों का एडिशन हुआ है, पहले हम वो देखेंगे, फिर मैं आपको सब्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, कौन से मेडिसिन को हटाया गया और क्यों हटाया गया है। देखो इस बार के नए लिस्ट के अंदर 34 मेडिसिन
ऐड किए गए हैं, 34 मेडिसिन ऐड किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि 4 कैंसर की मेडिसिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैंसर की जो इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पर ये वाला मेडिसिन है, जो ड्रग है जो कि ब्लड एंड लिम्फ नोड कैंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है, पैनक्रियाटिक कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है, वो वाले ड्रग को भी सस्ता किया गया है। फिर और भी एक और ड्रग है जो कि कई तरह के कैंसर्स में ट्रीट करने में काम आता है, और प्रोस्टेट कैंसर, इसको ट्रीट करने में जो ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और जैसा मैंने बताया, इसका दाम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, कैंसर की थेरेपीज काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन इसका जो मार्जिन है वो भी काफ़ी हाई होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसका दाम कंट्रोल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा डायबिटीज़ को लेकर जो ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें भी सरकार ने 2 इस तरह के जो ड्रग हैं उसको इंक्लूड किया है। इसके अलावा रोटा वायरस वैक्सीन हो गया, जो कि अब सरकार का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आपको पता होगा इंद्रधनुष जो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके अंदर रोटा वायरस वैक्सीन को भी इंक्लूड कर लिया गया है, और इसी की वजह से ये लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है ताकि यहाँ पर इसका दाम सस्ता हो सके। फर्दर आप देख सकते हो, जो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा था शुरुआत में, कि पहली बार हुआ है कि इस लिस्ट के अंदर सरकार ने जो पेटेंट ड्रग्स होते हैं उसको भी इंक्लूड किया है। 4 ऐसे ड्रग्स हैं जो कि पेटेंट है, मतलब कि कंपनी ने रिसर्च किया होगा, बहुत साल की मेहनत होगी, और कंपनी ने 20 साल का पेटेंट ले लिया कि कोई भी और कंपनी उसका दाम नहीं जो है वो मेडिसिन नहीं बना सकती। और जाहिर सी बात है, क्योंकि कंपनी को लंबा समय लगता है, रिसर्च में पैसा खर्च करते हैं, तो वो लोग रिकवर भी तो करना चाहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4 कौन से ड्रग हैं। एक तो टीबी के लिए है, दूसरा HIV के लिए है, हेपेटाइटिस C के लिए है, और टीबी में जो मैं आपको बता रहा था इसमें 2 ड्रग हैं, तो 2 टीबी के लिए, एक HIV के लिए, और चौथा जो है आपका हेपेटाइटिस C के लिए। ये 4 ड्रग जो कि पेटेंट ड्रग है वो आपका इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए अक्सर डिबेट होता रहता है कि क्या पेटेंट ड्रग को भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, और एक्चुअली इसी को लेकर पूरा डिबेट हुआ मिनिस्ट्री में, सारे स्टेक होल्डर्स में, कि क्या हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन फाइनली डिसाइड किया गया कि नहीं, हमें करना चाहिए, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप देख सकते हो क्या उसकी जरूरत है कि नहीं, नीड है कि नहीं, सेफ्टी है कि नहीं, एफिकेसी कितनी है उसकी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना रहेगा, और क्या ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्या इस मेडिसिन के बिना काम नहीं चल सकता। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली ये डिसाइड किया गया कि पेटेंट ड्रग्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ सकता है कि मान लो पेटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस बार सरकार ने निर्णय ले लिया है कि नहीं, हम इसको कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो, स्टैंडिंग नेशनल कमिटी ऑन मेडिसिन, ये 2018 में सेटअप किया गया था, उन्होंने ही सारे चेंजेस यहाँ पर किए हैं। इसके अलावा रिमूव कौन कौन से मेडिसिन किए हैं, देखो 34 मेडिसिन जो ड्रग्स है मैंने आपको बताया वो सरकार ने इंक्लूड किया है, ऐड किया है, और 26 जो ड्रग्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स हैं इस बार के लिस्ट में वो हो गया है 384। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 384 हो गए हैं। कौन से ड्रग्स को एक्सक्लूड किया गया है, रिमूव किया गया है, ये आप देख सकते हो। 3 एंटी ट्यूबरक्लोर ड्रग्स हैं जो कि टीबी के इलाज में काम आते हैं। अब बताया जा रहा है कि ये जो ड्रग्स थे इसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, हियरिंग लॉस हो रहा था। इन सारे चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट था, इसको देखते हुए यहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड किया है, और कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया है। ये आप यहाँ पर उसके नाम देख सकते हो। फर्दर मैं आपको बताऊं तो पेट्रोलियम जेली और ब्लीचिंग पाउडर ये भी पहले इंक्लूड होता था नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, लेकिन इसको भी अब यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पूरे चीज़ों के बारे में। और जाने से पहले, क्योंकि हम मेडिसिन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि एंटीबायोटिक्स इनमें से कौन से डिजीज में काम आएगा, एंटीबायोटिक्स इनमें से कौन से डिजीज में इफेक्टिव होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और सिर्फ 19,000 में, चाहे ये वाला बैच हो या फिर वीकेंड बैच, कोई भी आप ज्वाइन करिए, आपको बेस्ट जो क्वालिटी है वो हमारे द्वारा दी जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।